हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम पाठ 11 गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का अध्ययन कर रहे हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में मैंने आपको बताया कि हम लोग जो राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन, उसके रचयिता हैं, है ना। और इन्होंने जो जीवन के सभी पहलुओं को हमारे सामने इस पाठ के अंदर बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हमारे सामने ये पाठ और रविंद्रनाथ जी की पूरी जीवनी हमारे सामने आ गई। तो इस पाठ के अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रविंद्रनाथ का जन्म किस परिवार में हुआ था, है ना, और उनका बचपन किस तरह से बीता। तो आपको बताया था मैंने कि रविंद्रनाथ का जन्म बहुत पैसे वाले परिवार में हुआ। इनके दादाजी जो थे रविंद्रनाथ, क्या नाम था, द्वारकानाथ जी, उनको लोग ठाकुर प्रिंस यानी कि राजा के उससे जानते थे, है ना, राजा कहते थे। और उनकी जो वो थी ना प्रसिद्धि, धाक, वैभव की धाक, वो इंडिया में ही नहीं विलायत में भी थी। विलायत तक उनकी मतलब प्रसिद्धि फैली हुई थी, है ना। तो हम इसको आंसर में कैसे लिखेंगे कि रविंद्रनाथ का जन्म बहुत धनाढ्य परिवार में हुआ। धनाढ्य मतलब बहुत पैसे वाले परिवार में हुआ। उनके दादा द्वारकानाथ ठाकुर के वैभव की धाक देश में ही नहीं बल्कि विलायत में भी थी। अब इसी में सेकंड वाला पार्ट उसने पूछा है प्रश्न का कि उनका बचपन कैसे बीता। तो उनका बचपन परिवार के और बच्चे जो थे ना उनके साथ उनकी तरह बड़ा सादगी के साथ बीता। परिवार में बिल्कुल सादगी से रहते थे, तो परिवार के बच्चों के साथ में उनका बचपन बिल्कुल सादगी के साथ में बीता। अब प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है हमसे कि रविंद्रनाथ ने अपने घर पर कौन कौन से विषयों की पढ़ाई की। तो उन्होंने सारे विषय लगभग पढ़े थे। रविंद्रनाथ ने अपने घर पर बांग्ला होती है ना, बंगाल की वो भाषा, वो संस्कृत, इतिहास, भूगोल, है ना, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला तथा अंग्रेजी साहित्य आदि सभी विषयों की पढ़ाई की थी। इसमें से अगर आपको कुछ नाम नहीं आए तो मैं बताऊं। रविंद्रनाथ ने अपने घर पर बांग्ला, बंगाल की भाषा है, संस्कृत आपको पता है, इतिहास मीन्स हिस्ट्री, भूगोल मीन्स ज्योग्राफी, विज्ञान मीन्स साइंस, स्वास्थ्य विज्ञान हेल्थ साइंस, संगीत म्यूजिक, चित्रकला ड्राइंग और इंग्लिश लिटरेचर, इन सारे विषयों की उन्होंने पढ़ाई अपने घर पर ही की थी। प्रश्न नंबर हमारे पास जो 3 आता है उसमें से है कि हिमालय की यात्रा के दौरान महर्षि देवेंद्रनाथ किस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने अपने पुत्र को किन बातों की शिक्षा दी थी। वो बोलपुर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, याद आया ना आपको। तो हिमालय की यात्रा के दौरान इनके पिताजी जो है ना देवेंद्रनाथ, वो दादाजी कौन थे, द्वारकानाथ, है ना, पिताजी देवेंद्रनाथ पश्चिम बंगाल के बोलपुर नामक स्थान पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक आश्रम बनाया। आश्रम का नाम क्या दिया, शांति निकेतन। और अपने पुत्र को अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और ज्योतिष सिखाने के साथ साथ में उन्होंने जवाबदेही संभालना भी सिखाया कि जब कोई जिम्मेदारी आ जाती है तो हमें उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना चाहिए, कैसे उस जिम्मेदारी को हमें समझना चाहिए, समझ करके अपना उत्तरदायित्व कैसे पूरा करना है, जवाबदेही कैसे संभालनी है, वो इनके पिताजी ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से उनको समझाया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कवि रविंद्रनाथ की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं हमें बताना है ना। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं ली। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, कवि रविंद्रनाथ ने सबसे पहले राजा पृथ्वीराज की जो ऐतिहासिक पराजय थी उसके बारे में एक पद्य नाटक लिखा उन्होंने, है ना। पद्य मन कविता के रूप में नाटक लिखा। उसके बाद उन्होंने वनफूल नामक एक बहुत लंबी कविता लिखी थी। और उसके बाद तो सिलसिला चलता चला गया, वैष्णव पदावली, भानु सिंगेर पदावली, इन सब की रचना की। उसके बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी के बारे में लिखा बहुत कुछ। वाल्मीकि प्रतिभा नामक एक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने जो हमारी रामायण के रचयिता है वाल्मीकि जी, उनके बारे में लिखा था, ठीक है ना। तो वाल्मीकि जी जो रामायण के रचयिता है वो कैसे डाकू से महाकवि कैसे बने, ये उन्होंने पूरा उसमें दिखाया। किसमें, वाल्मीकि प्रतिभा में। एक डाकू थी वाल्मीकि, तो वो डाकू से महाकवि कैसे बन गए। और सांध्य गीत,
सांडे गीत, प्रभात गीत, शिशु भोलानाथ, और बच्चों के लिए एक और उन्होंने उपन्यास लिखा, राजऋषि। राजऋषि जो उपन्यास लिखा बहुत चर्चित रहा और बच्चों के लिए बहुत ही बच्चों को पसंद आया। और एक उन्होंने गीतांजलि लिखी। गीतांजलि से तो वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि उन्हें गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता था उस जमाने में। संसार का सबसे ऊंचा पुरस्कार माना जाता है नोबेल पुरस्कार। उस पुरस्कार में पता है आपको 1,20,000 रुपए की रकम मिलती है ना। वो उन्होंने क्या किया था, शांति निकेतन को करने में लगा दिया, पूरा करने में लगा दिया, उनके शांति निकेतन के कामों में लगा दिया था। और एक ग्रामीण सहकारी बैंक में खाता खुला, जिससे देहातियों का उपकार हो और उन्हें मतलब सस्ते में ऋण मिल सके, लोन मिल सके, है ना। सबसे बड़ा पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार, वो उन्हें गीतांजलि के लिए मिला। और साथ में हमारा जनगण मन तो उन्होंने लिखा ही था, है ना, लिखा है ना जनगण मन। मैं आपको हमेशा बताती हूँ। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 जो है उसमें है अपनी विदेशी यात्राओं से। आपको पता है उन्होंने 11 बार विदेशी यात्राएं की उस जमाने में, 11 बार, पूरा वर्ल्ड उन्होंने घूम लिया था लगभग। तो बोलते हैं प्रश्न क्या है, हाँ, अपनी विदेशी यात्राओं से कवि के मन में कौन सी धारणा बनी। उन्होंने अपनी 11 बार की विदेशी यात्राओं में कवि ने लगभग सारी दुनिया घूम ली थी, पूरी दुनिया लगभग घूम ली थी उन्होंने। ज्यों ज्यों उन्होंने दुनिया देखी, त्यों त्यों उनका यह विचार पक्का होता चला गया कि सभी देशों की जनता में मित्रता होनी चाहिए, प्रेम भावना होनी चाहिए। अगर मित्रता और प्रेम भावना का आदान प्रदान नहीं है तो दुनिया में सुख शांति की जो आशा करना व्यर्थ है। दुनिया में सुख शांति कब आएगी, जब आपस की सभी देशों की जनता में मित्रता होगी, प्रेम भावना होगी। इसका अगर आदान प्रदान होता रहेगा तो संसार में सब जगह सुख शांति हो जाएगी। नहीं तो कुछ भी हो जाए, दुनिया में सुख शांति की उम्मीद करना, सुख शांति की आशा करना व्यर्थ है ना। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा, जब उन्होंने विचार सोचा कि किस तरह से, मतलब जब जब जहां जहां जाते गए तो उनके दिमाग में ये बात पक्की होती चली गई, है ना, कि जितने भी देश हैं सबकी आपस में मित्रता होनी चाहिए, सब में आपस में प्रेम प्यार होना चाहिए, सब आपस में एक दूसरे के विचार आदान प्रदान हो, तो पूरे वर्ल्ड में सुख शांति हो जाएगी, है ना। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, कवि रविंद्रनाथ के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। उनके जीवन से हमें वैसे तो बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है ना, लेकिन कवि रविंद्रनाथ के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें न तो अपने अतीत की नकल करनी चाहिए। अतीत माने जो बीत गया, जो समय बीत गया वो कहलाता है अतीत, है ना। हमें अपने अतीत की नकल नहीं करनी चाहिए, और न ही हमें गैरों के तौर तरीकों की, दूसरे होते हैं ना गैर, गैर माने दूसरे लोगों की तौर तरीकों की हमें नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने अतीत की भी नकल नहीं करनी है, हमें गैरों के तौर तरीकों की भी नकल नहीं करनी है। हम जैसे हैं ना वैसे ही बने रहें। हम जैसे हैं, भगवान ने हमें जैसा बनाया है, हर इंसान को यूनिक बनाया है, तो हम वैसे ही बने रहें, तभी हम स्वस्थ और दृढ़ राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए बहुत, मतलब अगर हम अपने अतीत की नकल करते रहेंगे या फिर हम गैरों के तौर तरीकों की नकल करते रहेंगे, तो किसी भी तरह से हमारे लिए या हमारे देश के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। बल्कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें, तो हमारा जो राष्ट्र है और हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और हम दृढ़ राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण कर पाएंगे। ये उन्होंने हमें शिक्षा दी, और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने इतनी सादगी से हमारी इंडिया को इतना कुछ दिया। तो हम तो आज हमारे पास, मतलब हम हर तरह से संपन्न हैं, लेकिन हमें अपने आप के ऊपर अपने आत्मबल को साथ में लेते हुए हमें अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे तो हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा क्या मिलती है कि हमें अतीत की नकल नहीं करनी है, हमें दूसरे लोगों की भी तौर तरीकों को भी नकल नहीं करनी है। हम जैसे हैं वैसे ही हमें अपने देश के निर्माण के लिए कुछ करना है। प्रश्नोत्तर आप लोग कॉपी में कर लेंगे और उसे याद भी कर लेंगे। थैंक यू।